हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। क्लास करते हैं कंटिन्यू। हम पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट और आज ये लास्ट क्लास ही होगी गैसीय स्टेट की। इसमें बेशक 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, बट आज ही की क्लास में मैं गैसीय स्टेट पूरा कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? तो गैसीय स्टेट में हमें 5 क्लासेस लगी हैं। थोड़ा-सा मुझे पता है कि यहाँ पे हमने क्लासेस लगभग 5 घंटों में जो गैसीय स्टेट हम खत्म करेंगे, बट आप समझिए हमने बहुत इसे अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए छोड़ के जाने में मैंने आपको बोला है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखना है और ये भी देखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ छूट ना जाए। और मैंने बोला है उस 5 घंटे में से भी जो लास्ट की 3 क्लास है ना, मतलब कल वाली, उससे पहले वाली और आज की, ये जो लास्ट 3 क्लास हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखो पेपर मैं नहीं बना रहा, बट हाँ, 99% चांस है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा क्योंकि 1% पेपर मैं नहीं बना रहा, बट हाँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है? तो लास्ट 3 क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक? अब आज की क्लास में हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ रियल गैस। देखो अब तक हमने आइडल गैस के बारे में जाना, आदर्श गैस के बारे में जाना। आइडल गैस वे होती हैं जो हर तापमान और दाब पर, मतलब ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर पे सारी गैस लॉ को फॉलो करती हैं। सारे गैस लॉ कौन कौन से पढ़े? बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गाय-लुसाक हो गया, ठीक है? इसके अलावा हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, ठीक है? जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ से पीवी इक्वल टू एनआरटी का प्रूफ भी देखा था। ठीक है? हालाँकि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डेरिवेशन बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं। सोच के देखिए अगर डेरिवेशंस पे बेसिस पे पढ़ेंगे तो ये 5 घंटे की जो सीरीज़ है कम से कम 7 से 8 घंटे की चली जाएगी, है ना? बट हमने वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा है, आउटकम्स को पढ़ा है जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। ठीक है? तो आइडल गैस वो होती हैं जो गैसियस लॉ को फॉलो करती हैं और इसके लिए हमने इक्वेशन भी देखी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यदि एन मोल है और 1 मोल है तो पीवी इक्वल टू आरटी है। ठीक है? और हमें ये भी ध्यान में रखनी है आदर्श गैस वे होती है, मान लो ये एक गैस का अणु है, ये दूसरे गैस का अणु है, मतलब ये आइडल गैसेस है। ठीक है? अगर ये आइडल गैसेस हैं तो ना ही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आपको पता है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल, ठोस में सबसे अधिक होता है और द्रव्य में उससे कम होता है। गैस बहुत दूर-दूर होते हैं इसके अणु या पार्टिकल्स या कण, तो हम जानते हैं अगर पार्टिकल दूर-दूर हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होगा। देखो है, बट कैसा है? बहुत कम है। याद कीजिए जो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरली हम वैन डर वाल फोर्स नाम से भी जानते हैं। है ना? बट आइडल गैस के अंदर तो कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं, ना ही कोई रिपल्सन होगा, ना ही आकर्षण का बल लगेगा, ना ही प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसलिए वो क्या है? आइडल हैं। भई आइडल मतलब हम किसको कहते हैं? साधु महात्मा को। दैट मीन्स वे साधु महात्मा जिनका ना ही किसी से, मतलब देखो संसार से ना ही उनका आकर्षण का बल है, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है ना? वो कहते हैं सब मोह माया है। तो वही चीज़ है। क्या? उनका कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है, तो वो कैसे हैं? आइडल हैं। ऐसे ही आइडल गैस, आदर्श गैस वे हैं जिनको हम सच में आदर्श कहेंगे। मतलब उनमें कोई ना ही अट्रैक्शन का फोर्स, ना ही रिपल्सन का फोर्स है। क्लियर है? जबकि रियल गैस जस्ट इसके अपोजिट मैं इसको कहूँगा। क्या? कि रियल गैस वे होती हैं जो गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। दैट मीन्स ये पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली जो इक्वेशन है ना, या फिर जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक और इसके अलावा एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, उन सभी को ये फॉलो नहीं करेंगी। उन जो जनरल इक्वेशन है उनमें ये कुछ ना कुछ डेविएशन दिखाएँगी, मतलब कुछ ना कुछ उससे अंतर दिखाएँगी, ठीक है? और उस अंतर को ही हम यहाँ पढ़ेंगे कि आइडल गैस से कैसा डेविएशन दिखाएँगी। इसको कुछ हम ग्राफ्स में पढ़ेंगे, जैसे हम एंड्रयूज़ एगमट ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? वो अभी जस्ट आपको पढ़ाता हूँ। फिलहाल रियल गैस आपको समझ में आया होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, आकर्षण का बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण का बल भी लगेगा। जबकि आदर्श गैस में ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, ठीक है? तो इस बिहेवियर को शो करने के लिए एक एंड्रयूज़ एगमट ग्राफ बनाया जाता है। मतलब इन्होंने ही बनाया था, ठीक है? इन्होंने ही सबसे पहले दिखाया, दर्शाया कि किस तरीके से आइडल गैस बिहेव करती हैं और किस तरीके से रियल गैस बिहेव करती हैं। तो उसको मैं कहूँगा एंड्रयूज़ एगमट कर्व, ठीक है? अब ये कर्व इन्होंने किसके बीच में बनाया? तो इन्होंने ये कर्व बनाया पीवी वर्सेस, ओहो! 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। इन्होंने ग्राफ बनाया पीवी वर्सेस पी, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का इन्होंने ग्राफ बनाया। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। क्या इस ग्राफ का आउटकम है? ज़रा समझिएगा। इन्होंने कहा यदि कोई आदर्श गैस है, ठीक है? यदि कोई आदर्श गैस है, समझिएगा, अगर कोई फॉर एन आइडल गैस
आइडल गैस के केस में आप जानते हैं, अभी बोला, आइडल गैस में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना ही कोई आकर्षण का बल लगेगा, नो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ना ही यहां कोई प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इन केस ऑफ आइडल गैस आकर्षण भी नहीं है, प्रतिकर्षण भी नहीं है, इसीलिए आप कितना भी प्रेशर लगा लो, आप कितना भी प्रेशर लगा लो, देख लो ये एक्स एक्सिस पे आपने प्रेशर को रखा है, आप प्रेशर इधर से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर प्रेशर को, दाब को बढ़ा रहे हैं। दाब बढ़ाने पे आइडल गैस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही उसमें कोई आकर्षण देखने को मिलेगा, ना ही उसमें कोई प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। इसीलिए पीवी जो होगा, है ना, पीवी, पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसको दर्शाता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम बॉयल्स लॉ को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी स्थिर ताप पर जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, दाब वी समानुपाती होगा आयतन के। फिर हमने देखा था जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है, तो P इक्वल टू K बाई V था। बच्चों जो डायरेक्ट यहाँ पे आके इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, तभी यहाँ आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? K बाई V आ जाएगा, और हमने देखा था PV इक्वल टू K कांस्टेंट आता है ना, और फिर वही K बराबर बाद में देखा प्रूव करके कि PV इक्वल टू nRT आता है। तो डेट मींस अगर PV किसी का कांस्टेंट आ रहा है तो हम कहेंगे वो गैस कैसी है? आदर्श गैस है। तो बेटा देखो, जो आइडल गैस होगी उसका एक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, मतलब प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, देखो ये प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर को कितना भी बढ़ा दो, उसके पीवी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी आइडलिटी में, उसकी आदर्शता में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? बट कुछ गैसेस ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने मीथेन लिया, ठीक है। अब ये ग्राफ ना आपको डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बताओ 1 2 3 4 करके दे देगा, जैसे वाला कर्व है इसमें 1 लिख देगा, ऐसे दूसरे कर्व जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वाला जो कर्व है पहले मैं लिख देता हूँ, ये जो कर्व है इन्होंने बनाया था मीथेन के लिए, CH4, और एक और कर्व यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये जो कर्व था ये बनाया था उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है, CO के लिए इन्होंने ये कर्व बनाया। तो उन्होंने क्या देखा, अभी इसका आउटकम बताता हूं। इसके अलावा दो कर्व और बनाए, जिसमें एक ये कर्व और एक ये दूसरा कर्व, ऐसे दो कर्व और बनाए। ठीक है, इसमें ये जो लोअर कर्व है ये हीलियम के लिए है, और इससे ऊपर वाला जो कर्व है वो हाइड्रोजन के लिए है। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये भी बात को समझिएगा। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, आइडल गैस के केस में पीवी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट CH4, CO, H2, HE, दैट मींस ये जितनी भी गैस हैं ये सभी रियल गैस हैं। कैसी हैं? रियल गैस है। ठीक है, अगर ये रियल गैस है तो अगर प्रेशर कम है, जरा समझिएगा, इधर की तरफ प्रेशर कम है, ये देखो, इधर प्रेशर कम होगा, आपको पता है इधर प्रेशर कम होगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब प्रेशर कम है तो आप देख रहे हो ये गैस, देखो नीचे की तरफ डेविएशन दिखा रही है, नीचे की तरफ डेविएशन दिखाने का मतलब ये है, ये कई हद तक हम पढ़ेंगे अभी, पीवी जो है अगर इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है ना, एक फैक्टर आता है इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, उसको भी समझाऊंगा, जस्ट अभी आगे आएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब ये है वो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो गैस कम कंप्रेसिबल होगी। ठीक है ना, इस बात को भी हम अभी समझेंगे। बट अगर जरा समझें कि ये गैस देखो प्रेशर बढ़ाने पे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया तो पहले इसकी जो पीवी है उसकी वैल्यू घट रही है, उसके बाद ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर लगातार बढ़ती भी जा रही है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है, जब ये गैस कैसी, कोई भी गैस है, चाहे देखो ये वाला कर्व किसके लिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, ये गैस एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि आइडल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, मतलब एक ऐसा प्रेशर भी आएगा जहां पे पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। फिर देखो आगे, ये गैस भी सेम, बट हाइड्रोजन और हीलियम के केस में देख लो, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये वैल्यू कभी भी आइडल गैस से नीचे नहीं जा रही है, वैल्यू ये जो कर्व है ये आइडल गैस से ऊपर ही जा रहा है। क्लियर है? अब इसको और आगे भी समझाऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, तो हमने देखा रियल गैस हमारे पास हमने कौन कौन सी ली, CO ली, CH4 लिया, ठीक है, H2 लिया और He लिया। ठीक है, कर्व को भी ध्यान में रखिएगा कौन सा कर्व किसका है। ठीक है, फिर क्या देखा गया, मैं इसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो इसको कुछ ऐसे करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ ऐसे करके भी समझ सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज और कर देता हूँ, क्योंकि ये, हाँ मैंने मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि बच्चों को नोट्स भी देने होते हैं, तो मुझे लगा मैंने वो डायग्राम थोड़ा सा बेकार कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम का जरा कर्व बनाता हूँ। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जरा कर्व बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व है ये मैं बना रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को स्थिर करके मैं प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बना रहा हूं। ठीक है, और आपको पता है यदि मैं कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूंगा
एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूंगा तो प्रेशर जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये इनवर्स रिलेशन होगा तो आपको पता है इनवर्स ग्राफ कैसे बनता है, पढ़ाया था। ये होता है आपका इनवर्स ग्राफ। ठीक है, इनवर्स ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई आइडल गैस होगी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। ठीक है, अब रियल गैस कैसा डेविएशन दिखाती है, तो बस यही तो समझना है कि रियल गैस कैसा डेविएशन दिखाती है। रियल गैस कभी इस आइडल कर्व को फॉलो ही नहीं करेंगी। रियल गैस क्या दिखाएंगे? इससे डेविएशन दिखाएंगी। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रियल गैस कभी भी आइडल गैस जैसा बिहेवियर नहीं शो करेंगी। उनमें कुछ ना कुछ डेविएशन होगा और उसी डेविएशन को हम पढ़ेंगे कितना वो डेविएशन होगा। ठीक है, क्या वो करेक्शन फैक्टर होंगे जिससे रियल गैस और आइडल गैस का अंतर हमें समझ में आएगा। बट फिलहाल जो अंतर समझ में आया कि आइडल गैस वे होती हैं जो गैसेस लॉ को फॉलो करती हैं, रियल गैस गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। इसके बाद हमने देखा आइडल गैस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है, जबकि रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। उसी की वजह से ये जो प्रभाव है, ये देखो नॉन आइडलिटी जो गैर आदर्शता शो हो रही है, वो इसी कारण की वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे आकर्षण भी लग रहा है, प्रतिकर्षण भी लग रहा है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे देखो ये पीवी का जो वैल्यू है ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक इतना बेसिक आउटकम हमें समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीजरिंग डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, तो किसी रियल गैस में कितना डेविएशन आता है, कितना विचलन होता है, उसको समझते हैं। इसमें समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब से किसी रियल गैस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। डायरेक्ट इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को गैस डेविएशन फैक्टर भी कहा जाता है कि गैस कितनी डेविएट हो रही है। ठीक है, डेविएशन, ठीक है, डीई, डेविएशन फैक्टर। ठीक है, तो गैस आइडल गैस से कितना डेविएट हो रहा है, कितना उसमें विचलन हो रहा है, इस फैक्टर को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है पीवी बट्टे में एनआरटी का। ठीक है, इससे भी बहुत अधिक पढ़ने को है कि जेड जो है क्या कहते हैं, एक रेशियो है जो कि मोलर वॉल्यूम है बट्टे में टोटल वॉल्यूम है इसका भी, बट उस पे मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा इस टॉपिक से अधिक हो जाएगा, मतलब इस एग्जाम के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। ठीक, तो वो उस एग्जाम से थोड़ा अधिक हो जाएगा, इतना हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, और वैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को करेक्शन फैक्टर ही बोलते हैं। ये बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना विचरण हुआ है ना, कितना विचलन हुआ है, कितना करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको करेक्शन फैक्टर भी कहेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जेड बताया कितना है, पीवी बट्टे में एनआरटी है। और यदि आइडल गैस है, अगर आदर्श गैस है, तो आप सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्या, कि जेड बराबर तो 1 हो जाएगा सर, है ना, जेड बराबर 1 हो जाएगा। अगर जेड बराबर 1 होगा तो आपको पता है पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनआरटी। पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनआरटी। और हम जानते भी हैं कि आइडल गैस की कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी ही होता है। आदर्श गैस की जो समीकरण होती है उसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी ही होता है। क्लियर? अगर रियल गैस है, फॉर रियल गैस, अगर कोई वास्तविक गैस है या नॉन आइडल, नॉन आइडल को ही हम रियल गैस भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई नॉन आइडल, जैसे गैर आदर्श कहूंगा या फिर वास्तविक गैस कहूंगा, तो ये जो जेड है, ये जेड है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ठीक है, 1 नहीं होगी। तो ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर 1 नहीं है तो 1 के अलावा क्या क्या ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो बेटा ये वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, ये वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और ये वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है। क्लियर? अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो हम कहेंगे आइडल गैस से, आइडल गैस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 से कम है, देखो 1 का मतलब आइडल गैस, और 1 से कम है तो आइडल गैस के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। भाई आइडल गैस की वैल्यू 1 थी, बट मैं कह रहा हूं रियल गैस के लिए अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो आप कहोगे सर आइडल गैस के अकॉर्डिंग ये कैसा डेविएशन हुआ, नेगेटिव डेविएशन हुआ। ठीक है, ऋणात्मक विचलन हुआ। ठीक है, और जबकि अगर 1 से बड़ी हो रही है तो मैं कहूंगा आइडल गैस के रिस्पेक्ट में, आइडल गैस के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैं कहूंगा ये कैसा डेविएशन हुआ, सर आप कहोगे पॉजिटिव डेविएशन हुआ। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से प्रश्न हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो खैर बहुत ही सरल है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके आउटकम पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अब जो बात समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर गैस का नेगेटिव डेविएशन होता है, मतलब अगर जेड की वैल्यू आइडल गैस से कम है, तो बेटा जी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या, कि गैस जो है वो क्या होगी, हाईली कंप्रेसिबल होगी। क्या होगी, हाईली कंप्रेसिबल। तो लिख देता हूं
हाई या मोर कंप्रेसिबल आप लिख सकते हैं, ठीक है? मोर कंप्रेसिबल, ठीक है? गैस कैसी होगी? मोर कंप्रेसिबल। अब इसका रीज़न समझिएगा, क्या इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न है? और यदि जेट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो मैं कहूँगा गैस जो है वेरी लेस कंप्रेसिबल होगी और यही प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार, ठीक है? अब ये कह क्या रहे हैं इस बात को ज़रा समझिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर जेट की वैल्यू 1 से कम है, आपको पता है अगर जेट की वैल्यू 1 होगी, तो वो आदर्श गैस, आइडल गैस बन जाएगी। क्लियर? अगर जेड की वैल्यू 1 से कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है? रियल गैस है कि नहीं? अगर वो रियल गैस है, बात को समझिएगा, अगर वो सच में रियल गैस है, तो ऑब्वियस बात है वो कंप्रेस होगी। क्यों? क्योंकि रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। वही आकर्षण का बल उस गैस को कंप्रेस होने देती है ना? वही आकर्षण का बल उस गैस को कंप्रेस होने देती है। तो इसलिए हम कहेंगे जेड की वैल्यू अगर आइडल गैस की वैल्यू से कम है, तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। ऐसी कंडीशन में जो गैस है उसकी संपीड़नशीलता अधिक होगी। बट अगर समझिए जेट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो हमें समझ में आना चाहिए ना, जेट की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, 1 का मतलब क्या है कि सर ये आइडल गैस हो जाएगी। अब जेट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दैट मीन्स वो आइडल गैस से तो ऊपर ही होगी। और जब वो आइडल गैस, हम जानते हैं आइडल गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिख देता हूं आइडल गैस के केस में नो कंप्रेशन, हम उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्सन नहीं होता है। बात को समझिएगा। आदर्श मतलब एक ऐसी गैस जिसमें ना ही आकर्षण का बल, ना ही प्रतिकर्षण का बल, दैट मीन्स उसमें कोई भी कंप्रेशन देखने को, कोई संपीड़न देखने को हमें नहीं मिलेगा। अब जरा समझो कि एक पे आके एक वैल्यू जैसी जेड की हुई, वहां पे कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा। कोई भी कंप्रेशन ना होने का मतलब क्या है कि भाई गैस जो है कंप्रेस नहीं हो रही है, तो क्या वो एक से अधिक वैल्यू पे कंप्रेस हो पाएगा? नो। इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही इसका आउटकम है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे एंड्रयू ज़ेगमट के कुछ और से ग्राफ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है? ग्राफिकल फॉर्म में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से इस ग्राफ को समझिएगा। आई थिंक इतना कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? और समझ में उसको आ रहा होगा, मुझे पता है वैसे भी जो बच्चे इस क्लास को रेगुलर नहीं देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक अगर डायरेक्ट पहुँचे हैं, तो वो पहले ही आउट हो चुके होंगे, है ना? बट जो बच्चे पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उनको ये कांसेप्ट सारा समझ में आ भी रहा होगा, ठीक? चलिए, तो Z बराबर कितना है? Z बराबर है PV बट्टे में nRT, ठीक है? Z बराबर है PV बट्टे में nRT। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, ठीक है? तो मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं Z वर्सेस प्रेशर का, ठीक है? प्रेशर का, और जनरली प्रेशर बार में ले लेते हैं। आई थिंक बुक में बार ही दिया होगा, एक बार चेक जरूर करना इसको। ये जो ग्राफ बनाते हैं, अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है ना? जेड की वैल्यू पीवी बट्टे में एनआरटी की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं डॉट 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 स्ट्रेट लाइन, मतलब पीवी बट्टे एनआरटी, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। दैट मींस पीवी की वैल्यू कांस्टेंट अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए प्रेशर बढ़ाने पर, तो वो कौन सी गैस होगी? वो गैस आइडियल गैस होगी, वे आदर्श गैस होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। दैट मीन्स ये वैल्यू यहाँ 1 है। यहाँ 1 से नीचे ऑब्वियस बात है, मान लो 0.5 है, ऊपर ये कितनी होगी? 1.5 होगी। मतलब भाई ये 1 से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अगर लेस देन 1 है, तो नीचे की तरफ कैसा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। समझना बात को, नीचे की तरफ नेगेटिव डेविएशन होगा। और जहां नेगेटिव डेविएशन होता है, हमें पता है वो गैस आइडल नहीं है। आइडल नहीं है, तो वो कैसी होगी? मोर कंप्रेसिबल होगी। मोर कंप्रेसिबल होगी, इस बात को समझिएगा। अरे भैया, कैसे नहीं चल रहा? मोर कंप्रेसिबल होगी, ठीक है? और यदि जेड की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो हमने देखा भाई 1 पे तो आदर्श गैस बन गया, 1 से बड़ी होगी, तो ऐसे केस में क्या देखने को मिलेगा? वेरी लो मतलब 0 कहूंगा इसे, वेरी लो कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? तो बहुत कम यहाँ कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आइए कुछ गैसेस को समझते हैं, ठीक है? कुछ गैसेस का पीवी, या मैं बोलूँ जेड पीवी बट्टे में एनआरटी और पी का ग्राफ समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो गैस है वो CO2 है। CO2 को समझिएगा। 1 मिनट दीजिएगा भाई, थोड़ा अच्छे से बना दूं, कर्वी टाइप, ठीक है? इसके अलावा यहाँ मीथेन की भी स्टडी करी गई, ठीक है? मीथेन की भी स्टडी करी गई। इसके अलावा ऑक्सीजन की स्टडी करी गई, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, ठीक है? इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन मैंने बता ही दिया आपको।
ठीक है, मैं सभी को एक बार जल्दी से बना देता हूँ। तो ये जो गैस है, ये है CO2, ये जो कर्व है, ये है मीथेन के लिए, ये जो कर्व है, ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, ये जो कर्व है हीलियम के लिए और ये जो कर्व है हाइड्रोजन के लिए। क्लियर? अब मुझे क्या समझ में आता है, यहां तक देखो जरा, ऑक्सीजन पहले चलो कार्बन डाइऑक्साइड को देखो। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यहां तक देखो। जब ये ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहां से चल रहा है, ठीक है, और ये कर्व यहां तक पहुंच रहा है, देखो इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, ध्यान से जरा कर्व की तरफ देखना, ये बना दिया इसका एग्जैक्ट कर्व। ठीक है, तो ये जो CO2 है, इसका कर्व यहां से यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक जब ये कर्व पहुंच रहा है, तो यहां से यहां तक की कंडीशन में जेड की वैल्यू लेस देन 1 है। देखो ये 1 से कम ही आ रही है सारी वैल्यू, कहां तक, जब तक ये इस पॉइंट तक ना पहुंच पाए। तो दैट मींस इस प्रेशर तक जो भी ये प्रेशर की वैल्यू आएगी, अब सारी वैल्यूज रीडिंग मुझे भी याद नहीं और ना आपको याद करनी है, कर्व समझना है। जब तक ये प्रेशर की वैल्यू यहां तक नहीं पहुंच रही, जब तक ये सारी रियल गैस है, मतलब इस वाले एरिया में ये जितना एरिया है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसमें ये रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। मतलब जब प्रेशर इस यहां से लेकर, जीरो से लेकर यहां तक के बीच में है, तो मुझे एक बात, जब प्रेशर जीरो है तो आपको ये तो बात पता ही है कि हर कोई आइडल गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहां कोई प्रेशर नहीं लग रहा। प्रेशर नहीं लग रहा तो भाई गैस में अट्रैक्शन रिपल्सन कम हो जाएगा, तो कहीं हद तक आइडल गैस की तरह बिहेव करेगा। बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। कौन, किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन आप मीथेन के लिए भी लगा सकते हैं। भाई मीथेन को भी देखो, ये जो एरिया है, ठीक है, मैं इस वाले को रफ कर दूं, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अब सेम कंडीशन देखना मीथेन के लिए भी ये एरिया देखो, यहां से लेकर जब तक ये इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एरिया है, सेम आप कहोगे सर यहाँ पे जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन है, ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, तो दैट मींस यहाँ पे जो CH4 है वो कैसा होगा, मीथेन कैसा होगा, भाई रियल गैस होगा। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा, मीथेन आइडल गैस बन गया। फिर उससे ऊपर गया तो भाई आपको पता है कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, आगे को देखो कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैस कंप्रेस नहीं होगी, गैस कंप्रेस नहीं होगी। आई थिंक ये कर्व आपको समझ में अब आ रहे होंगे। ठीक है, अब जरा इन दोनों महाशय की बात सुन लो, हाइड्रोजन और हीलियम की। ये दोनों ऐसे महाशय हैं जो आइडल गैस है, जिनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ध्यान से सुन लेना, हीलियम, हाइड्रोजन, इनकी वैल्यू जो है, जेड की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। दैट मींस ये कभी भी कंप्रेस होंगी ही नहीं आसानी से। ठीक है ना, तो हीलियम और हाइड्रोजन आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर जेड की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो एक से बड़ी है दोनों की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी ग्राफ के बेसिस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सी गैस आसानी से संपीड़ित की जा सकती है, कंप्रेसिबल हो सकती है। तो बेटा जी फिर मत सोचना क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन ऑब्वियस बात है इस एंड्रयूज एगमट वाले ग्राफ से आया है। आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कुछ, अगर कंडीशंस को मैं देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ अगर लो प्रेशर है ना, तो डेविएशन क्या है, लो है, नेगेटिव डेविएशन है। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो मैं कहूंगा भाई जो आपकी गैस है वो क्या होंगी, वो बिहेव करेंगी रियल गैस की तरह। क्लियर। और जैसे हाइड्रोजन हीलियम है उसके केस में मैंने आपको बता ही दिया वो कैसे बिहेव करेंगी जनरली, मैं बोलूं आइडल गैस से ऊपर वाली कंडीशन में बिहेव करेंगी, जिसमें उन गैसेस को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर हो गई इतनी बात। आई थिंक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में भी आया होगा। एक न्यूमेरिकल है, जरा समझते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम 350 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, जल्दी से लिख लेता हूँ, 350 ml। देखो एग्जाम के लिए हमें स्पीड भी बढ़ानी है। जो बच्चे इसको लैब असिस्टेंट 107 वाले पोस्ट के लिए देख रहे हैं, उनको पता है कि भाई 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि 50 सेकंड या 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते भी हैं तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं ये बात सिंपल सी कह रहा हूँ, एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, वो बुक से एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाइए। ठीक है, जिससे आपको कई क्वेश्चन के आंसर तो सीधा याद होंगे, किसका आंसर ये था मैं पढ़ के गया था, और सीधा कई बार आंसर ही टिक करोगे। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है डिग्री सेल्सियस की यूनिट नहीं होती है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। स्टैंडर्ड यूनिट के लिए आप क्या करोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, 300 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, और प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना दिया है, 5 इंटू 10⁶, है ना, पास्कल में हमें प्रेशर दिया है। कह रहा कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ द गैस। मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, ये आप खुद करेंगे। जेड बराबर कितना होता है, पीवी बट्टे में एनआरटी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे और भी पूछा है, आप इट इज लेस और मोर कंप्रेसिबल
देन आइडल गैस। कह रहा है आइडल गैस से ज्यादा कंप्रेस होगा या कम होगा, तो आप सिंपल कहोगे कि सर अगर जेट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो आइडल गैस से ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, मोर कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, और जेट की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आई तो आइडल गैस से लेस कंप्रेसिबल होगा। ठीक है ना, तो लेस कंप्रेसिबल होगा, लेस लिख देता हूं। ठीक, इट इज लेस कंप्रेसिबल। बहुत सरल सी बात है। अब जेड की वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू आपको दी है, पुट करिएगा। वॉल्यूम दिया है एमएल में, अच्छा इसको लीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे, ये बन जाएगा 0.35 लीटर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पास्कल में, इस पास्कल को भी चाहे तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीटर कन्वर्जन सब कुछ सिखा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा कि किस तरीके से हमने जो प्रेशर था पास्कल, हालांकि इसे लीटर में ना भी कन्वर्ट करो तो वॉल्यूम को तो कर सकते हो, है ना। आपको पता है भाई 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, 0.35 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब पढ़ा चुका हूँ 1 लीटर में। क्लियर? तो ये बन जाएगा 0.35 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब। क्यों बनाया? क्योंकि देखो ये पास्कल में गिवन है ना, 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब तो मुझे लगता है मैंने ही सारा क्वेश्चन कर दिया, बट आप इसकी वैल्यूज ना रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और मैं जरा सी कुछ बातें करूंगा कि देखो आप बच्चे, मुझे लगता है इस चैनल पे पढ़ने के लिए आए हैं, ऑब्वियस बात है सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। ठीक है, बट मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ के मुझे भी अच्छा नहीं लगता। देखो कोई कमी अगर पढ़ाने में है आप उसके लिए बताइए, बट आप दुनिया भर की अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक ये चैनल आपके लिए नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप में से अगर कुछ बच्चे छोड़ के चले गए, वे बच्चे कह रहा हूँ जो नेगेटिव है। जो पढ़ने आए हैं भाई वो ऑब्वियस बात है इस कंट्रोवर्सी में पढ़ेंगे नहीं। कभी भी एक स्मार्ट बच्चा जो है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब के हर चैनल पे चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी पे ऐसी मसलेबाजी होती रहती है। ठीक है, बट जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल भाई फोकस्ड होते हैं, पता है उन्हें भाई कम वैकेंसी से सिलेक्शन लेना है, पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ेगा, इन फालतू चीजों पर कमेंट करेगा नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं हर जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए शायद आई थिंक आज 23rd क्लास होगी, अब तक जितनी भी प्रीवियस क्लास हैं सब में मैंने एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। और किसी भी बच्चे ने, मैं हालांकि मैं बात करूं पर्सनल जो उस पे पढ़ रहे हैं ऐप पे आके, उन बच्चों को छोड़कर अगर मैं यूट्यूब कम्युनिटी की बात करूं ना, तो यहाँ बच्चों ने आके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं। और जबकि फालतू के एक बच्चे ने कमेंट किया तो उस पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए। तो ये चीजें भाई शायद इस चैनल पे नहीं चलनी चाहिए, है ना। और रिक्वेस्ट है सभी से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चैनल पे रहिए। ठीक है, फिर आप ये कहेंगे कि टीचर ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, तो भाई बिहेवियर मैं नहीं दिखा रहा, बस मेरी एक होता है ना, चैनल शुरू करने से पहले एक सोच होती है, इस माइंडसेट से मैं चैनल बढ़ाने जा रहा हूँ ताकि जो है बच्चों को हेल्प मिले। ठीक, मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर नहीं है, बट वो फालतू के कमेंट पे सभी के आंसर है। और ऐसे ऐसे मुझे लगता है लोग जो है बच्चों ने बात करी है, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई शायद ये इस चैनल के बच्चे नहीं है, ये कहीं बाहर से ही आए हैं और बस कमेंट डाला किसी के कहने पे, या सिंपल कहूंगा किसी के कहने पे ही है, क्योंकि किसी को क्या पड़ी आपके चैनल पे क्या चल रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, वैकेंसीज कम है, टाइम कम है, पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। भाई सिंपल सी बात है, 2021 से वेट कर रहे थे, 2023 में आके वैकेंसीज आई, कितना टाइम बाद ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, और अब भी ये कीमती समय इस पे कमेंट पे और इन सब पे लगा देंगे, तो आई थिंक इट इज नॉट फ्रूटफुल। कमेंट करना, एक पॉजिटिव सा कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बोला इसका आंसर मुझे बताइए कि ये गैस कंप्रेसिबल होगी कि नहीं, जेड की वैल्यू कितनी आई है कमेंट में लिख के बताइएगा, तब मैं कहूंगा हाँ भाई ये पॉजिटिव बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इस चीज के लिए आए हैं तो आई डोंट थिंक इट इज फिट। ठीक, खैर, तो प्रेशर की वैल्यू देखो मैंने हाँ पुट करके दिखा दी, ये थोड़ा सा मनोरंजन के लिए था बीच में ठीक है, ये थोड़ा सा मनोरंजन के लिए था बीच में, तो भाई थोड़ा सा दिमाग एक इन चीजों पे भी हल्का सा जो है, पढ़ाई से थोड़ा सा होता है ना, क्लास के बीच में मनोरंजन सा हो जाए, तो समझ लो मैंने इससे आपका मनोरंजन कर दिया, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा सोचिए, है ना। और एक बार वैकेंसी मतलब आपकी जॉब लग जाए इसमें, फिर भैया कौन किसको पूछ रहा है, अपना सिलेक्शन लो, अपना आगे बढ़ो। ठीक है, तो खैर वॉल्यूम देखो कितना है, 0.35 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब। ठीक है, एन कितना बोला है, क्या एन बोला है हमसे, 1 मूल बोला है, तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू किस में लेता हूं, यहाँ पे मीटर मीटर में बात कर रहा है, तो मैं लीटर एटीएम में ले लूं, लीटर एटीएम को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यार इसे जूल में ले लेता हूँ, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, याद है ये वैल्यू हमने पढ़ी थी। ठीक, इनटू में जरा समझना, क्यों, क्योंकि देखो मीटर स्क्वायर है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी मैंने मीटर लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है,
आप जानते हैं प्रेशर हमने पढ़ा था, याद है? पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा और न्यूटन मीटर होता क्या है? जूल होता है, पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। तो ये भी कितना बना? जूल बना, नीचे भी जूल है, जूल से जूल कट जाएगा, आपका आंसर अब मुझे लगता है सिंपली आ जाएगा, है ना? पर केल्विन से देखो, क्या केल्विन से केल्विन कट रहा है? हाँ जी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर देखो 300 केल्विन है, केल्विन वर्स से केल्विन भी कट रहा है ना? सब कुछ कट रहा है। तो जेड की वैल्यू एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और बस यही चेक करना है कि जेड की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, कम आ रही है, ठीक है? 1 से कम आ रही है तो आप कहोगे सर ये लेस कंप्रेसिबल आइडल गैस है, ज्यादा आ रही है तो आप कहोगे मोर कंप्रेसिबल है आइडल गैस, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव, ठीक? तो इसमें आपको समझना है एक मेन बात कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है या बॉयल पॉइंट क्या होता है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बॉयल पॉइंट क्या होता है, ठीक है? या फिर स्टेटमेंट दे दिया गया और फिर बोलता है कि ये क्या चीज है, क्लियर? तो ध्यान रखिए बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जितनी भी मतलब ये वो टेम्परेचर होगा कि इस टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर गया तो जितनी भी रियल गैस होंगी, ठीक है ना? या मैं बोलूं ये वो टेम्परेचर होगा जिसमें जितनी भी रियल गैस होंगी वो आइडल गैस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है? तो बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव लाइक एज एन आइडल गैस, क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक? तो मैं इसको अगर लिमिट की टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? लिमिट, ठीक है? वो टेम्परेचर, ठीक है ना? वो टेम्परेचर जिसको हम बॉयल टेम्परेचर कह रहे हैं, वहां पे जो रियल गैस होंगी, जो रियल गैस होंगी वो कैसे बिहेव करेंगी? आइडल गैस की तरह, ठीक है? वो तापमान जहां पे वास्तविक गैस, रियल गैस कैसे बिहेव करेंगी? आइडल गैस, आदर्श गैस की तरह। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो बॉयल्स टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखो क्या कह रहा है? इन जनरल, बहुत जनरल सी बात, सामान्य सी बात, कि जब भी लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उस कंडीशन में जो गैस है वो कैसा बिहेव करेंगी? आइडल गैस की तरह बिहेव करेंगी। समझना बात को, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो प्रेशर कम है, पहली बात। भाई ये गैस के मॉलिक्यूल है, समझना। ये गैस के मॉलिक्यूल है, क्या इसके पीछे का रीजन है वो समझिएगा, हालांकि रीजन वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट बेसिक सी बात कि भाई अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो तो भाई पहली बात गैस पास में तो कम ही आएंगी। फिर टेम्परेचर कर रहे हो ज्यादा, टेम्परेचर कर रहे हो अगर ज्यादा, तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर ज्यादा करोगे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे, दूर दूर भागेंगे, इतने दूर हो जाएंगे कि वो ना ही अट्रैक्शन कर पाएंगे, ना ही आकर्षण कर पाएंगे, ना ही रिपल्सन कर पाएंगे। और जब टेम्परेचर ज्यादा है, पार्टिकल दूर दूर पहुंच गए, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, तो बताओ वो कैसी गैस की तरह बिहेव करेगा? आइडल गैस की तरह बिहेव करेगा, आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा। यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है एट लो टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर कम कर दो और हाई प्रेशर कर दो तो इस कंडीशन में गैस जो है वो डिफर बिहेव करेगी, अलग बिहेव करेगी आइडल गैस से। और वो कैसा बिहेव कर सकती है? रियल गैस की तरह, जो आपका वास्तविक गैस है इसकी तरह ये बिहेव कर सकती है। आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो टेम्परेचर है अगर कम, प्रेशर है ज्यादा, समझो प्रेशर ज्यादा करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, पहली बात पार्टिकल वैसे ही पास पास आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रेशर बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल और पास आना शुरू हो जाएंगे, जब और पास आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और पास आएंगे तो शायद रिपल्सन भी बढ़ेगा, क्योंकि टकराएंगे, दूर भागेंगे, हो सकता है दो गैस अपोजिट हो, मतलब सेम चार्ज वाली हो तो रिपल्सन होगा, है ना? दो गैस है, दोनों पे ही लोन पेयर हो तो रिपल्सन होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो गैस कैसी होंगी? रियल गैस होंगी। ये बात आपसे कहा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है? चलिए अब कुछ और बातें समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ बातें लिख भी देता हूँ। ये जनरली एग्जाम्पल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है? क्या पूछा गया है कि जैसे बॉयल टेम्परेचर होता है, क्या पढ़ा बॉयल टेम्परेचर? सर वो तापमान जहाँ पे रियल गैस, वास्तविक गैस, आदर्श गैस की तरह, आइडल गैस की तरह बिहेव करती हैं, उसको हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है? तो बॉयल्स टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, इसका जो बॉयल टेम्परेचर है ये 59 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी मुझे सही बताऊं, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज बुक से जो है नोट करके रखी हैं, ताकि आपको बता दूं कि ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनका बॉयल टेम्परेचर पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना, ये इन दोनों के लिए तो एटलीस्ट रीडिंग याद रखनी है, ठीक है? मतलब 59 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे नाइट्रोजन गैस, हालांकि कैसी गैस है? रियल गैस है, ये कैसे बिहेव करने लगती है? आइडल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। इसीलिए मैं जो 59 डिग्री सेल्सियस है इसको क्या कहूंगा? टीबी, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर कहूंगा। ऐसी हाइड्रोजन के लिए 165 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है? इसका टीबी, टीबी मतलब बॉयल्स टेम्परेचर। ये वो तापमान है जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहे हैं? रियल गैस से आइडल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। रियल गैस नहीं है, अब कैसा बिहेव कर रहे हैं? आइडल गैस की तरह ये बिहेव कर रहे हैं,
ठीक है, आई थिंक इतना कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे समझते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, कुछ यहाँ पे मिस हो गया। ओहो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो बार आ गया, कोई बात नहीं। मुझे इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाना है ये है करेक्शन ऑफ डेविएशंस, जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा चेक कर लूं क्या मैंने यहाँ पे कम जगह छोड़ी है और वहां पे ज्यादा छोड़ दी। ओके, यही गड़बड़ मुझसे हुई है, कोई बात नहीं, मैं इसको जल्दी से ठीक कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बस। इतने में आप पानी वगैरह पी लीजिए, मुझे लगता है बहुत देर से क्लास चल रही है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ, कर दीजिएगा बस। इसको मैं जल्दी से हटाऊँ, भाई बहुत जगह मैंने छोड़ी। खैर मैं इसको बाद में सेट कर लूँगा नोट्स के लिए, है ना? फिलहाल मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ ताकि इस पेज से ये चलेगा कि हाँ, ये वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है? तो अब आगे है करेक्शन ऑफ डेविएशन वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। ठीक है? कैसा डेविएशन हो रहा है वैन डर वाल इक्वेशन का किसी आदर्श गैस से, किसी रियल गैस से। ठीक है? तो समझते हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो करेक्शन पड़ा है, अच्छा ये किसके द्वारा है? ये वैन डर वाल के द्वारा ही है। वैन डर वाल ऑब्वियस बात है, वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसने वैन डर वाल फोर्स दिया था, और वैन डर वाल फोर्स वगैरह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्स, वो सब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया था। ठीक? और मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे कि वैन डर वाल के कौन-कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है। वहाँ फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे और बोला भी था कि वैन डर वाल के फैक्टर अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मान के चलो, देखो अभी तक जितना पढ़ा उसमें वैन डर वाल ही बहुत बार रिपीट हुआ है ना? और अब वैन डर वाल ही आइडल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन कराने जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला जो करेक्शन है, मैं इसे लिख देता हूँ ए पॉइंट डाल के, करेक्शन। ठीक है? करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। ठीक है? करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम मतलब सुधार आयतन के द्वारा, है ना? आयतन के द्वारा जो सुधार है वो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो ये कहते हैं भाई कि किसी भी रियल गैस में जो टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम लेस देन द एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कुछ कम होगा उसके एग्जैक्ट वॉल्यूम से। मान लो एग्जैक्ट वॉल्यूम v है, तो उससे कुछ वॉल्यूम कम होगा जो उसका नेट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम आएगा। इस टोटल वॉल्यूम को हम करेक्टेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, सुधार किया गया आयतन भी बोलते हैं। और ये कितना होता है? ये होता है v माइनस बी। ठीक है, तो नेट जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा भाई? करेक्टेड वॉल्यूम कितना आएगा? एक्चुअल वॉल्यूम में से कुछ b घट रहा होगा, और ये b ही क्या है? ये b आपका वैन डर वाल कांस्टेंट है। दिस b इज वैन डर वाल कांस्टेंट। और जो करेक्टेड फैक्टर है v करेक्टेड बराबर v माइनस का b, ये है फॉर 1 मोल। किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। आइडल गैस की बात नहीं कर रहा, रियल गैस की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैन डर वाल ने जो इक्वेशन दी है किसके लिए दी है? रियल गैस के लिए दी है, वास्तविक गैस के लिए दी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही कहानी, मैंने क्या बताया है? b है कांस्टेंट, स्थिरांक या स्थिर, और ये स्थिरांक कैसा है? ये है वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, इट इज द वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल का स्थिरांक है। ठीक है, इसको हम रिपल्सिव कांस्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, ये किस पे डिपेंड करेगा? जो गैस होगी उस पे ही डिपेंड करेगा। मतलब अलग अलग गैस के लिए बी की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैस का साइज अलग अलग होगा, इसलिए बी की वैल्यू भी उस पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, हालांकि इसको मैं और डीप में ले जा सकता हूं, बट समझिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। ठीक है, कहानी पढ़ने में, यही टॉपिक पढ़ने में आप देख रहे हो 5 घंटे की क्लास निकल गई है, और डीप में जाने में मतलब यही है कि और हम टाइम को यहाँ कंस्ट्रेन करेंगे, और मान के चलिए आधे घंटे से ज्यादा का टॉपिक और खींचेगा। तो इसलिए छोड़िए, मैं इसको यहीं पे स्किप करता हूँ। बस बी क्या है? बी किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो लिख देता हूँ, बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक, या फिर इसको हम एक और टर्म से भी मैं आपको बता देता हूं, इसको वैन डर वाल कांस्टेंट तो कह ही रहे हैं, इसको कई बार हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कह देते हैं। अरे भैया क्या हो गया ये? 1 मिनट दीजिए जरा, ये क्या हो गया भैया? हाँ ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम जो हटाया गया है, बी वॉल्यूमीटर हटाया है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। या फिर आप इसको देखोगे कुछ और नाम से भी जानते हैं क्या? हाँ, इसको हम को वॉल्यूम नाम से भी जानते हैं, को वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, सह आयतन, को वॉल्यूम भी कहते हैं। तो इन नाम से भी जरा ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए,
तो करेक्टेड वॉल्यूम कितना है? V माइनस का B आया फॉर 1 मोल। अच्छा मैं बोलूं यही करेक्टेड वॉल्यूम है ना, V करेक्टेड, ठीक है। अगर ये n मोल के लिए हो तो सर आप कहोगे ये बन जाएगा V माइनस NB। कितना बन जाएगा? V माइनस NB फॉर n मोल ऑफ रियल गैस, ठीक है, n मोल्स ऑफ रियल गैस। तो आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो वॉल्यूम का करेक्टेड फैक्टर क्या है? V माइनस NB है। सिंपल सा फंडा है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। मैंने बोला ना वैल्यू ऑफ बी निकालने को बोल सकता है, एग्जाम में बोलेगा कि व्हाट इज द को वॉल्यूम फॉर द गैस, ठीक है, किसी गैस के लिए, किसी रियल गैस के लिए क्या को वॉल्यूम आएगा यदि उसका जो है वॉल्यूम इतना है, ठीक है, या एक मोल के लिए कितना आएगा। ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। वैंडरवाल ने ये देखा कि जो बी है ना वो 4 गुना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल से। मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है उसके जो बी है उस वॉल्यूम से, मतलब उसका कितना गुना है? 4 गुना है, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल लिख देता हूं, ठीक है। तो बी जो है 4 गुना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल से। अब जरा समझिएगा, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल के आयतन से 4 गुना है क्या? बी, ठीक है। क्यों है वो सब अभी स्किप कीजिए, बस डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। बी जो है 4 गुना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए मॉलिक्यूल हम कैसा मान के चलते हैं? स्पेरिकल, गोलाकार, है ना। और स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। मैं यहां रख देता हूं, तो ये बन जाएगा 4/3 ऑफ पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा एक वॉल्यूम जो एक यूनिट, जो आपका एक यूनिट में कहूं मॉलिक्यूल है उसके अराउंड में कितना बी एरिया को कवर करेगा, कितने वॉल्यूम को, एरिया नहीं कहूंगा, वॉल्यूम को कवर करेगा। तो आप कहोगे 4 टाइम्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल को कवर करेगा। दैट मींस को मैं लिख सकता हूं 16/3 पाई आर क्यूब। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अगर मैं बोलूं फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए कितना जो है ये वॉल्यूम घेरेगा, तो आप कहोगे एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? भाई Na, भाई एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मैं बोलूं भाई टोटल पार्टिकल कितना ऐसा को वॉल्यूम घेरेंगे, तो आप कहोगे बी इंटू में 4, ठीक है, इंटू में 4 इंटू में एक वॉल्यूम, भाई एक का कितना वॉल्यूम है और इंटू में कितने, टोटल कितने, टोटल कितने Na है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो को वॉल्यूम भी कई बार कैलकुलेट करने को बोलता है, तो आई थिंक आप कैलकुलेट यहां से कर लेंगे। क्लियर है। चलिए सेकंड बी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसको हम प्रेशर भी कह सकते हैं वैसे। तो करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो अंतर जो आणविक बल है इसमें कैसा जो करेक्शन है वो देखने को मिलता है। इसको भी जरा समझते हैं। आप सबसे पहली बात समझिए, हम पढ़ रहे हैं रियल गैस। किसको पढ़ रहे हैं? रियल गैस को पढ़ रहे हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा तो आपको कंसेप्ट शायद समझ में आ जाएगा। मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर के बीचों बीच एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपको पता है इसके चारों ओर भी जो है गैस के मॉलिक्यूल होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल होंगे सर, ठीक है, बिल्कुल होंगे, इसके चारों ओर भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे। अब रियल गैस है, वास्तविक गैस है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अपने आसपास के सभी मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन भी कर रहा होगा, है ना, और रिपल्सन भी कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर ये अट्रैक्शन और रिपल्सन बिल्कुल चारों साइड से कर रहा है, तो मैं कहूं अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे सर नेट फोर्स तो उसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ये मॉलिक्यूल खींच रहा होगा उतना इसका अपोजिट वाला खींच रहा होगा, जितना ये खींच रहा होगा उतना इसका अपोजिट वाला। तो नेट मींस इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है ना, टोटल जो उसका बल आएगा वो कितना होगा? नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर। मैं किस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं? सिंपल सी बात कहूं तो आप कहोगे वो मॉलिक्यूल जो बीचों बीच मौजूद है। अब मान लो एक मॉलिक्यूल है जो दीवार के कंटेनर पे टकराया, ये देखो दीवार के कंटेनर पे टकराया ये मॉलिक्यूल, ये टकराया। बट जैसे ये टकराने जा रहा होगा, समझना बात को, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि जब ये मॉलिक्यूल दीवार पे टकराने जा रहा होगा, उसके चारों ओर भी तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे। भाई दीवार के इस साइड तो नहीं होंगे बट इस साइड तो होंगे। वो मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे होंगे? इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच रहे होंगे। जरा समझना बात को, जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच रहे होंगे, तो क्या ये मॉलिक्यूल उतना इफेक्टिवली इस दीवार पे टकरा पाएगा? आप कहेंगे नो। व्हाई? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर ये मॉलिक्यूल फ्री होता तो बहुत आसानी से दीवार पे टकरा रहा होता, है कि नहीं? बट ये मॉलिक्यूल जो दीवार पे है, इसको ऑलरेडी इसके बगल वाले मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव फोर्स ऑफ कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। मतलब कहूं कोलिजन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो डेट मींस हमने पढ़ा भाई जब ये इतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा दीवार पे, तो ऑब्वियस बात है प्रेशर में भी कुछ चेंज आएगा।
भाई हमने पढ़ा था ना, प्रेशर क्या होता है सॉरी, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इतना इफेक्टिवली यहाँ पे प्रेशर नहीं लगा पाएगा। और इंटरनल प्रेशर बोलूं भाई, जब दीवार पे नहीं लगा पाएगा तो मैं कहूंगा जो इंटरनल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसका एक्सीड होगा। भाई अंदर की तरफ ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो मैं कहूंगा जितना प्रेशर गैस का है उससे अधिक प्रेशर ये मॉलिक्यूल अंदर की ओर लगाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो मैं देखूंगा प्रेशर में कितना करेक्शन आया। ठीक है, प्रेशर में कितना करेक्शन आया, तो द करेक्टेड करेक्ट मैं बोलूं करेक्टेड प्रेशर। ठीक है, तो करेक्टेड प्रेशर कितना आया, तो आप कहोगे सर जो पी करेक्टेड है, जो टोटल करेक्टेड प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, जो एक्चुअल प्रेशर था गैस का पी प्लस के जो भाई इस मॉलिक्यूल ने अंदर की ओर लगाया, ठीक है, वो पी डैश मान देता हूं। ठीक, तो यहाँ पे वही जो पी डैश है सेम वही जैसे वहां पे वो को वॉल्यूम वाला टर्म था, है ना, तो इसे करेक्टेड मैं क्या कह रहा हूँ, टर्म कह रहा हूँ, जितना करेक्ट यहाँ पे ये देखने को मिला है। क्लियर। अब वेंडरवॉल ने इस पी डैश की वैल्यू निकाली, ध्यान से सुनना। वेंडरवॉल, ठीक है, suggested the value suggested the value फॉर पी डैश। पी डैश के लिए क्या वैल्यू सजेस्ट करी, तो उन्होंने बोला जो पी डैश है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए, एक मिनट दीजिएगा भाई, ए बट्टे में कितना, वी स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने बोला पी डैश की वैल्यू जो है ये कितनी आ जाएगी, ए बट्टे में वी स्क्वायर, ये वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, ये किसके लिए देखने को मिलेगी, फॉर 1 मोल, किसके लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ रियल गैस। ठीक है, अगर मान लो फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस है तो क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, फॉर एन मोल्स ऑफ रियल गैस। ठीक है, अगर वास्तविक गैस कितनी है, एन मोल है, तो इस पी डैश की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, एन स्क्वायर ए बट्टे में वी स्क्वायर, ये पी डैश की वैल्यू देखने को मिलेगी। क्लियर है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं बोलूं नेट प्रेशर में कितना करेक्ट होगा, तो आपने पढ़ा जो पी करेक्टेड है, पी करेक्टेड है वो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आया पी प्लस के पी डैश। पी तो पी ही है, नेट प्रेशर है, प्लस कितना और करेक्शन हुआ, तो आप कहोगे 1 मोल के लिए ये जो करेक्शन है कितना हो जाएगा, ए बट्टे में वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। एन मोल के लिए कितना हो जाएगा, आप कहोगे पी प्लस कितना एन स्क्वायर ए अपॉन में वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो मैं सेम वही बात फॉर 1 मोल, फॉर एन मोल्स। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर। अब इसके बाद कुछ और बातें बतानी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जो है जनरलाइज करके लिख दूं, 1 मिनट दीजिएगा, सिलेक्ट हो जा मेरे भाई। ठीक है, तो मुझे और भी कुछ समझाना है, तो मैं इसको जो है नीचे कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए, मुझे कुछ और टर्म्स समझानी थी, मैंने कुछ और हेडिंग डाली थी, मुझे लगता है ये हेडिंग्स आगे पीछे हो गई हैं और मैंने एक्चुअली डाटा सेव नहीं किया था। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, समझिएगा, मैं इसको ना यहीं पे ही नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने जगह तो छोड़ी थी बट हेडिंग्स भी डाली थी, आई थिंक पता नहीं वो कैसे हेडिंग्स सारी आगे पीछे हो गई हैं। चलिए खैर मैं यहीं पे लिख देता हूँ इन सारी टर्म्स को। हमने देखा जो वॉल्यूम का करेक्शन है वो भी देखा, प्रेशर का करेक्शन है वो भी देखा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वॉल्यूम करेक्शन, वी करेक्शन, है ना, वी करेक्शन कितना वॉल्यूम में करेक्शन हुआ है, वो हुआ था वी माइनस एन बी। ठीक है, एंड पी करेक्शन, प्रेशर में कितना करेक्शन आया, तो आप कहोगे पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, फॉर एन मोल, for n mole of real gas in ideal gas equation, ideal gas equation। तो ये आइडल गैस इक्वेशन कितनी थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी थी। तो भाई प्रेशर में करेक्शन हुआ, कितना करेक्शन हुआ, तो ये हुआ पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी। वॉल्यूम में कितना करेक्शन हुआ, तो आप कहोगे सर वी माइनस एन बी करेक्शन हुआ, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, एनआरटी आ जाएगा, एनआरटी आ जाएगा। और यही जो इक्वेशन है बच्चों, दिस इज द रियल गैस इक्वेशन, यही हमारी वास्तविक गैस इक्वेशन है, या इसे हम वेंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, वेंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो इसे वेंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ये कितने मोल के लिए, एन मोल के लिए, वही सेम कहानी, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर पी प्लस कितना ए बाई वी, अच्छा एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर होता है, मैंने वी स्क्वायर नहीं लिखा, कोई बात नहीं,
यहाँ कर देता हूँ। तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर, V माइनस का B इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। 1 मोल के लिए हमारी जो वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, या मैं बोलूँ रियल गैस की इक्वेशन है, वो ये देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब जरा समझना, क्या हमें आइडल गैस में डेविएशन देखने को मिला? हाँ जी, देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आइडल गैस तो सर PV इक्वल टू nRT होती है, और जबकि ये जो गैस इक्वेशन है, ये बनी P प्लस n स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये हमारी इक्वेशन सर ये बनी है ना? तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रियल गैस है वो वास्तविक जो रियल गैस है, वास्तविक गैस है, ये आइडल गैस से डेविएशन दिखाती है। कितना डेविएशन दिखाती है? तो हमने ये समझा। क्लियर? अब जरा समझना, P में कुछ चीज ऐड हो रही है, इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम इसका अट्रैक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ठीक है? इसको हम इसका अट्रैक्टिव पार्ट भी कहते हैं। V में से कुछ चीज घट रही है, इसको हम इसका रिपल्सिव पार्ट भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? तो भाई सिंपल सी बात है, रियल गैस में अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है, तो इसलिए वो क्या है, रियल गैस है। यही बात मैं शुरू से समझा रहा था। उसका कहीं ना कहीं हमने मैथमेटिकल एविडेंस भी देख लिया कि रियल गैस में अट्रैक्टिव पार्ट है, रिपल्सिव पार्ट है, इसलिए शायद ये रियल गैस वास्तविक गैस कहलाई जा रही। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे समझते हैं, कुछ कंसेप्ट को और पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए व्हाट आर द यूनिट्स फॉर ए क्या था मेरा, याद कीजिए, को वॉल्यूम था। ठीक है, को वॉल्यूम था नहीं, ए क्या था मेरा, जनरली अट्रैक्टिव पार्ट था। ए क्या था, अट्रैक्टिव पार्ट था। क्लियर? और जबकि बी क्या था मेरा, को वॉल्यूम था। ठीक है, चलिए खैर, तो सबसे पहले मैं यूनिट निकालता हूं। तो यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, पहले ए की निकाल लेता हूं, तो यूनिट ऑफ ए ही लिख देता हूं उसे। तो ए की यूनिट निकालिए। जब ए की यूनिट निकालनी है तो इस पूरी टर्म को बराबर जीरो मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इस पूरी टर्म को बराबर जीरो मान लीजिए। जब जीरो मानेंगे तो आपको पता है कितना बन जाएगा, पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी। एन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एन मोल के लिए मान रहा हूँ। ठीक है ना? ऊपर वाली इक्वेशन को आप देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन थी? पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर थी। ठीक है, और क्या था, v माइनस एन बी था, इक्वल टू कितना था, एन आर टी था। याद कर लीजिए क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पूरी टर्म को जीरो के बराबर मान लीजिए। जब जीरो के बराबर मान लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब p बराबर कितना आ जाएगा, जरा देखना, एन स्क्वायर ए बाई वी आ जाएगा। देखो हम यूनिट निकाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ साइन कन्वेंशन को लेता हुआ नहीं चल रहा। बात को समझना, यूनिट निकाल रहा हूँ कि यूनिट क्या बनेगी। तो यूनिट कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही जनरली इसको हम बेसिकली मान के चलते हैं। तो कितना बना, p इंटू वी स्क्वायर अपॉन में कितना बना, एन स्क्वायर बना। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। तो भाई लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर है, बट्टे में एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो ये जाएगा मोल का स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ए की यूनिट क्या होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको डायरेक्ट भी याद रखना है। एटीएम कितना बन जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जल्दी से बताएं, यूनिट ऑफ बी। ठीक है, यूनिट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी क्या थे, वैंडरवाल कांस्टेंट है। मैं यहां लिख भी देता हूं, ए एंड बी, इसको हम क्या कहते हैं, वैंडरवाल कांस्टेंट, वैंडरवाल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आइडल गैस रियल गैस सब अंतर समझ में आया होगा। इसके बाद सेम इस कहानी को भी, इसको भी जीरो के और रख दीजिए। तो v माइनस एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो v इक्वल टू कितना बन जाएगा, एन बी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप जानते हैं, v बाई एन आ जाएगा। v वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में निकलता है, लीटर में, और आप सभी जानते हैं एन है मोल, मोल ऑब्वियस बात है मोल में ही आता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। आई थिंक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा भैया, क्या, ये था हमारा रियल गैस और आइडल गैस का अंतर। ठीक है, क्या डेविएशन दिखाती है रियल गैस, वो हमने समझा। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, मतलब 15 मिनट में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्लास बेसिक आज की लेंदी रही है, बट हाँ इंफॉर्मेटिव है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भैया जॉब, वो भी गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं मिल जाती है कि 2 टॉपिक पढ़ के क्या हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, या फिर आपको पढ़ाने के लिए कोई सेशन शुरू करा गया और उसमें आके आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो और आपको ये तक नहीं पता कि एक्चुअली बात क्या है ना? तो ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। बेसिक सी बात, मेहनत कीजिए, फालतू की बातें हैं इग्नोर, और बस मेहनत और सिलेक्शन। ठीक है, और सिलेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता 2 टॉपिक पढ़ गया बाकी मैं तुक्के मार दूंगा। बेटा जी तुक्का है, 11 पोस्ट है, क्या तुक्का मार लोगे, कितना तुक्का मार लोगे, सोचो बात को जरा, है ना? तो तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस, फालतू चीजें कुछ दिमाग में मत लाइए। बस ये सोच के चलिए अक्टूबर एंड तक एग्जाम है मेरा। बार बार एक बच्चा मुझसे, एक दो बच्चे कमेंट में यही डालते रहते हैं, उनका यही काम है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। भाई सिंपल सी बात है, मैं वहाँ एग्जाम बोर्ड से नहीं, जिस दिन होगा ना उस दिन आपके पास न्यूज आ जाएगा। उससे पहले जंग के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। जिस दिन होगी बस लड़नी है, अपना जो सिलेक्शन है वो लेना है, खत्म बात। यहीं पे ही सारा, कहते हैं ना, यही सोच का अंतर होता है।
एक सिलेक्टेड में और एक अनसिलेक्टेड। क्लियर? खैर, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैस किस तरीके से जो है द्रवीकरित हो जाती हैं या द्रव। ऑब्वियस बात है, आप सभी को पता है गैस का जो फिजिकल स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे सभी जानते हैं। सामान्य ताप पर कोई भी चीज जैसी दिखाई देती है उसका हम जनरली रूप वैसे ही मान लेते हैं। जैसे अलमारी को देखिए, कुर्सी को देखिए, है ना, कुछ भी चीज जो भी आपके चारों ओर है जो सॉलिड दिखाई दे रही है, ठोस दिखाई दे रही है, आप उनको सॉलिड कहोगे। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उनकी फिक्स शेप है। ऐसे लिक्विड आप देखोगे, लिक्विड भैया रूम टेम्परेचर पे वो भाई फ्लो कर रही है ना, तो वो लिक्विड है। ऐसे गैस आप देखोगे भैया वो और भी ज्यादा फ्लो कर रही है, हालांकि गैस दिख भी नहीं रही है बट वो ज्यादा फ्लो कर रही है, तो सिंपल सी बात है वो गैस है। तो रूम टेम्परेचर पे ही हम कोशिश करते हैं हर चीज को देखने की कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे कुछ कंसेप्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है, द्रव फॉर्म में लाना है, तो बेटा उसका टेम्परेचर कम करो और प्रेशर अधिक से अधिक बढ़ाओ। ठीक है? उसका तापमान क्या करो? कम करो, डिक्रीज करो उसका टेम्परेचर, इंक्रीज करो उसका प्रेशर। ध्यान में रखना। ठीक है? तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। कैसे होगी जरा सोच के देखो, ये तो बिल्कुल बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको पता है अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो भाई गैस लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है वैसे भी। ऊपर से आप प्रेशर भी लगा रहे हो, तो प्रेशर लगाओगे तो आपको पता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या करते हो भाई, पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, उसका तापमान कम कर रहे हो, साथ में ऊपर से प्रेशर भी लगा रहे हो, इतना प्रेशर लगा रहे हो कि उस गैस के अंदर, गैस सिलेंडर सिलेंडर के अंदर उसको फिल कर दे रहे हो। ठीक है? आप चाहे ड्यूज वगैरह उसमें देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है? सभी केस में कर रहा है, प्रेशर इतना हाई अप्लाई कर रहा है कि वो लिक्विड जो है उसके अंदर जो आपका डीओ है वो लिक्विड फॉर्म में है और जैसे ही बाहर निकलता है आपको पता है गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना? तो सेम कहानी है लिक्विफेक्शन की। टेम्परेचर करना है, कम करना है, प्रेशर करना है ज्यादा से ज्यादा। इट इज कॉल्ड द लिक्विफेक्शन। ठीक है? अब लिक्विफेक्शन के लिए एंड्रयूज के कुछ और कर्व्स हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कर्व से जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक? डायरेक्ट पूछता है कि भाई परमानेंट गैस कौन सी है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट गैस, इनमें से कौन एक स्थायी गैस है, परमानेंट गैस है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन कहां से बनेंगे? इसी एंड्रयूज कर्व से बनेंगे। ठीक है? एंड्रयूज ने जनरली क्या बातें निकाली जरा समझिएगा। ये सब एनसीईआरटी से मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है, एनसीईआरटी बातों को समझाया है। और बेसिक बात ये कहूंगा, एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक, पढ़िएगा जरूर। इतना पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के देखना, समझ में जरूर आ रही होगी अगर आज तक एनसीईआरटी समझ में नहीं आई होगी तो। ठीक है? अच्छा, प्लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 है ये। ठीक है ना? मुझे लगता है यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट वाली चीजें होती हैं ये शायद एंटर नहीं कर पाता, खैर कोई बात नहीं, स्किप करें। एंड्रयूज ने क्या बताया, इनने कहा कि भैया आप कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसका पीवी ग्राफ बनाइए, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाइए। किसके रेस्पेक्ट में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है? मतलब तापमान को स्थिर रखते हुए आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, मतलब वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लो, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लो, इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है? और आपको पता है अगर कोई चीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाली जाती है, पढ़ा चुका हूं, उसको आइसोथर्म कहते हैं। और बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था क्या बनते हैं? आइसोथर्म्स बनते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे जब ये आइसोथर्म्स बनाए गए तो समझना कुछ बातों को। ये बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इसका टेम्परेचर बहुत कम है, कम का मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूम टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पे, मान लो 25 डिग्री है, मैंने आपको सामान्य ताप का कंसेप्ट भी समझाया था। 25 डिग्री आपका सामान्य ताप है कमरे का, तो उस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, द्रवीकृत हो जाती है। क्लियर है बात? बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको हम उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लेना, कितना भी दाब लगा लेना, आप उसको लिक्विफाई कर ही नहीं पाएंगे। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है ना? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, बात ध्यान से सुनना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे तो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, सामान्य ताप पे 25 डिग्री के आसपास आराम से लिक्विफाई हो जाती है। बट जैसे ही उसका टेम्परेचर 30.98 हो गया, मतलब 31 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31 डिग्री पहुंच जाता है, इससे ऊपर मतलब इतने ही पहुंचने पे, 31 डिग्री ही पहुंचने पे भाई आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लेना, वो लिक्विफाई हो ही नहीं पाएगी। क्लियर है? तो दैट मींस ये तो सिंपल सी बात समझ में आई कि टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर ज्यादा कर दो, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो
अगर तापमान बढ़ा दोगे ना तो बेटा समझना इतनी बात कि वो गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर चले जाएंगे कि कितना भी प्रेशर लगा लेना वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। तो वो तापमान जिससे ऊपर कोई भी गैस कितना ही प्रेशर लगा दो बेटा जी वो क्या ना हो पाए, लिक्विफाई ना हो पाए, उसको हम कहेंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बात ध्यान में रखना, समझना, सुनना। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछे गए हैं। तो कह रहा है द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। क्या कह रहा है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपने क्या देखा भाई, 31 डिग्री टेम्परेचर वो है जिसके ऊपर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, प्रेशर चाहे कितना भी लगा लो। क्लियर है? अब जरा बात को आगे समझना, लिक्विफाई आप नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, चाहे आप टेम्परेचर प्रेशर कितना भी बढ़ा लो। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसे भी नोट कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जनरली गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर उसके क्रांतिक तापमान से कोई भी गैस कम पे है तो उसको हम वेपर कहते हैं, गैस नहीं कहते हैं। ध्यान में सुन लेना, गैस और वेपर का भी एक अंतर हमें यहाँ पे दिखता है कि गैस और वेपर का क्या अंतर है। वेपर जनरली गैस एक स्टेट है और वेपर क्या है भैया, जनरली वो लिक्विड और गैस के बीच वाली अवस्था में, ऐसा भी मैं इसको कह सकता हूँ। लिक्विड और गैस के बीच वाली अवस्था में तो उसे वेपर कह सकता हूँ। क्लियर है? और गैस क्या है, उसकी पूरी एक फिजिकल स्टेट है, वो पर्टिकुलर तापमान जिसके बाद वो गैस ही रहने वाला है। समझ रहे हो? दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि 31 डिग्री वो तापमान है जिसमें जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैस ही रहेगी। 31 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैस फॉर्म में ही रहेगा, उसको हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, 31 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो हम प्रेशर लगाकर उसको द्रवीकृत कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर? बट जब वो लिक्विड और गैस वाली फॉर्म के बीच में होगा तो मैं कह सकता हूं वो कहीं ना कहीं वेपर फॉर्म में होगा, इस बात को भी समझना। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं। अब लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, वही कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे यदि कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर कहेंगे, भाप कहेंगे। ध्यान से सुन लेना बात को। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर, ऐसे ही हमारे पास क्रांतिक दाब होता है। कह रहा है द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, भाई किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए कोई प्रेशर भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर किसी गैस को आप लिक्विफाई करते हैं, ठीक, जो मिनिमम टेम्परेचर होगा जब वो गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है क्रिटिकल वॉल्यूम का कंसेप्ट। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है कि भैया अगर आप कोई भी वही सेम 1 मोल गैस है या कोई भी गैस है उसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर भी हो गया और आपने वो मिनिमम प्रेशर भी लगा दिया उस पे, वो जो गैस है उसने कितना वॉल्यूम घेरा है ना, उस गैस ने क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे कितना वॉल्यूम घेरा है उसी को हम उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और जनरली हम उसको 1 मोल गैस के लिए निकालते हैं। ठीक है ना? तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो क्रांतिक तापमान और दबाव पर गैस के 1 मोल द्वारा ग्रहण किया गया आयतन जो है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कह रहे हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या महत्व है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई है, इन सभी को रूम टेम्परेचर पे आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों लिक्विफाई कर सकते हो? क्योंकि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, समझना, इनका जो टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से लिखते हैं, क्रिटिकल प्रेशर को पीसी से लिखते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम को वीसी से लिखते हैं। ठीक है, तो इनका जो क्रांतिक तापमान है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, इन सभी का क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 31 डिग्री से कम पर जो हमारा रूम टेम्परेचर मान लो, ठीक है, टी लिख देता हूं उसे ओनली, ठीक है, इसे ओनली टी ही लिख देता हूँ। तो रूम टेम्परेचर मान लो जो कि 25 डिग्री है, तो हमें पता है भाई 31 डिग्री से ऊपर जाके लिक्विफाई नहीं होगा, बट 25 डिग्री पे तो लिक्विफाई होगा। सिंपल सी बात है। तो गैस चाहे अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, ऐसी बहुत सारी गैस हैं जो रूम टेम्परेचर पे आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। वो इसलिए लिक्विफाई हो रही है क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। ऐसे प्रश्न स्टेटमेंट में बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर सामान्य ताप से ऊपर होगा वो आराम से रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएंगी। बट हाइड्रोजन, हीलियम ऐसी गैस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है। ऐसी गैस को हम क्या कहेंगे, परमानेंट गैस। क्यों? क्योंकि भाई ये रूम टेम्परेचर से कम इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। समझिएगा, अगर इनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है तो बेटा जी ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आ गई, मतलब ये लिक्विफाई नहीं होंगी। तो क्या रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो पाएंगी? नो।
तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैस या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैस वे गैस हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हो पाती। व्हाई? क्योंकि इनका क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम है, तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हो पाएंगी, इसीलिए इनको परमानेंट गैस कहा जाता है। बेटा जी ध्यान से सुन लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रश्न एग्जाम में जरूर मिल सकता है। और आपको बता दूं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, परमानेंट गैस कौन सी है, स्थायी गैस कौन सी, और पता ही नहीं चलता क्वेश्चन आया कहां से। तो क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, परमानेंट गैस है। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है। तो दैट मींस ये रूम टेम्परेचर से कम पे ही क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगे, है ना? जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचेंगी तो ये लिक्विफाई नहीं हो पाएंगी, और वो क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है। जैसे रूम टेम्परेचर पे पहुंचूंगा तो भाई ये तो बिल्कुल भी लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हो पाती उन्हीं को हम परमानेंट गैस कह रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, चार ही गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक, चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस टॉपिक से पूछा जाएगा, देखो 32 पन्नों करीब में अगर मान के चलूं तो, अगर थोड़ा मैं एक्सपेंड करके भी लिखता हूं तो मान के चलो 20 से 22 पन्नों के तो इस चैप्टर के नोट्स बन ही गए, है ना। बल्कि थोड़ा सा चैप्टर कहूंगा, से बड़ा सा चैप्टर कहूंगा, टोटल मान के चलो अगर नोट्स को देखा जाए तो 300 पन्ने करीब के नोट्स बन जाएंगे पूरे केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी है भाई, किसी को अगर देखो कोर्स नहीं भी लेना है कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो सीरीज तो मिल रही है ना, अपना जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चंस लगाइए। और जिनको परचेस करना है उनको पता है बेनिफिट उसमें मिलेगा। आज भी टेस्ट है शाम 5 बजे, टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट 5 बजे है, वो किसका है, पीरियोडिसिटी का है। नोटिफिकेशन एक दिन पहले दे चुका हूँ, जरूर एक बार नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, ऐप में आपको मिलता है, ठीक, कि अगले दिन किसका टेस्ट होने वाला है। ठीक, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स को जानते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है, कह रहा है क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल इक्वेशन। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन क्या है। देखो मैं इनका प्रूफ तो नहीं कराने जा रहा, डायरेक्ट यहाँ पे प्लीज इनको याद ही कर लो, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन वही भाई मुश्किल से मुझे लगता है 5 घंटे में क्लास सिमटी है, डेरिवेशन कराऊंगा तो और लेंथी हो जाएगा। बट हाँ, ऑन रिक्वेस्ट जैसी समय मिलेगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो इस पे मैं जो है डिटेल वीडियो इनका जो प्रूफ है उनके साथ में वीडियो ले आऊंगा, ठीक है ना। चलिए खैर, टीसी बराबर कितना है, 8a अपॉन में 27 आरबी है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, टीसी बराबर 8a अपॉन में 27 आरबी होता है, 27 आरबी होता है। ए और बी क्या है, वैंडरवाल, वैंडरवाल कांस्टेंट है, वैंडरवाल के स्थिरांक है, ठीक है। आर क्या है, आर हमारा रियल गैस कांस्टेंट हम जानते हैं, ठीक है, रियल गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये हम जानते हैं, क्लियर। तो ये टीसी क्या है, अच्छा टीसी क्या है, यही हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक हमारा तापमान है। इसके बाद पीसी की वैल्यू कितनी होती है, तो पीसी की वैल्यू होती है ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मुलाज जो कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, डेली डेली इनको रिवाइज कीजिए, रिवीजन से ही काम बनेगा। आपको लगता है एक बार पढ़ ले याद हो गया, बिल्कुल भी नहीं चलेगा काम ऐसा, बार बार इसका रिवीजन करना है। वीसी बराबर कितना होता है, 3b होता है, ठीक है। और पीसी क्या हो गया हमारा, क्रिटिकल प्रेशर हो गया, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर हो गया। और वीसी क्या हो गया हमारा, क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब कुछ बातें और ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपसे डायरेक्ट ये भी पूछता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अगर आपने टीसी पीसी वीसी की वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यूज अगर डायरेक्ट याद कर ली, ठीक है, तो भी आप ए बी और आर की वैल्यू बता सकते हैं। जल्दी से बताएं, टीसी की वैल्यू कितनी है, टीसी बराबर है कितना, 8a अपॉन में 27 आरबी। पीसी की वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर। वीसी की वैल्यू कितनी थी, 3b थी, ठीक है। तो जो वीसी की वैल्यू 3b है उसी से मैं इक्वेशन को निकालने की कोशिश करूंगा, एबीसी की वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगा। तो उसमें आप बी की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा वीसी बराबर 3b है, बी की जगह डी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ज्यादा थकने पे मुझे लगता है मेरे वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2-3 दिन से तबीयत का ही इशू है, थोड़ा सा गला भी ठीक नहीं है। खैर बहाने नहीं मार रहा नहीं तो फिर आप भी बहाने मारोगे। तो इसमें खैर बी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, वीसी बट्टे में 3 आ जाएगी भाई, 3 को डिवाइड में ले आया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, वीसी बट्टे में 3 आ गई। तो बी ए की वैल्यू डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा मुझे बताएं पीसी की वैल्यू कितनी थी, पीसी की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहोगे ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर, यही थी। ये बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, कर देता हूँ,
तो सी बराबर कितना आ गया a अपॉन में 27, b की वैल्यू पुट करना तो v का स्क्वायर बट्टे में 3 का स्क्वायर, भाई v बाई 3 है ना, तो b की जगह पे vc बाई 3 लिख देता हूँ, और जिनके a भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये बन गया स्क्वायर, तो ये कितना बना a अपॉन में कितना 27 इंटू में वी सी स्क्वायर बट्टे में कितना 9 बना, ठीक है। इसे कैंसिल आउट कर दूं तो 9 3 जा 27, तो a बराबर कितना आ गया, मैं a को उसके ना नीचे ही लिख देता हूँ जस्ट, a बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे बेटा जी ये 3 है इधर मल्टीप्लाई में है, वीसी भी इधर मल्टीप्लाई में है, तो a बराबर कितना बना, a बराबर बना 3 pc vc स्क्वायर, 3 pc vc स्क्वायर। बहुत सरल सी बात है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। ये a की वैल्यू आई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। फिर देखिए टीसी की वैल्यू मुझे बताइए, टीसी हमने कितना पढ़ा, तो हमने पढ़ा सर ये है 8a अपॉन में 27 आरबी, यही पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था। अब a और b की वैल्यू जो मैंने निकाली यहाँ पुट कर देना जल्दी से, तो आप करोगे 8 इंटू में a की वैल्यू बोलो, ये है 3 pc vc का स्क्वायर अपॉन में 27 r, b की वैल्यू बोलो vc बाई 3 है, vc बाई 3 है, 3 9 जा 27, इसके अलावा ये 3 से और 3 कट गया, 3 3 जा 9, अच्छा vc है एक स्क्वायर कट गया, तो भाई यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, मैं इसको चलो और नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ बचा टीसी बराबर ये बचा 8 पीसी वीसी अपॉन में 3 आर, ये बचा, आर की वैल्यू आर की टर्म में लिखूं से, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8 पीसी वीसी अपॉन में 3 टीसी, भाई आपको पता है आर में इधर मल्टीप्लाई कर दिया, टीसी को डिवाइड में ले आया, तो ये हमारी आर की वैल्यू होती है। इस टर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, डायरेक्ट याद कर लोगे अच्छा है, ठीक है, अदरवाइज वैल्यू रख रख के भी आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमसे डेरिवेशन सॉल्व हो सकता है वो मैं आपको करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई सारे फॉर्मूला अगर याद नहीं होते तो मेन मेन फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हो, जैसे कल याद कीजिए एवरेज वेलोसिटी वाले हमने मेन मेन फॉर्मूले याद करे थे, तो उससे हम वो डेसिमल्स वाली वैल्यूज निकाल सकते थे। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मुझे किसी ने नहीं किया है, क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसका आंसर मुझे कमेंट में नहीं मिला, ठीक। तो खैर ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है, इस चैप्टर में हमें इतनी ही बातें पढ़नी है, ठीक। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट बनता है तो प्लीज डाउट पूछेगा, ठीक। तो पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। हम ये जो चैप्टर है पढ़ रहे हैं बीएससी लैब असिस्टेंट 11 पद के लिए, बट ये जो लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, ये लैब असिस्टेंट उनको भी हेल्प करेगा जो 18 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी हेल्प करेगा जो तैयारी कर रहे हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की, ये सभी को हेल्प करेगा, ठीक है। बट हाँ स्पेसिफिकली बोलूं ये सारी लेक्चर सीरीज किसके चल रही है, बीएससी लैब असिस्टेंट 11 पोस्ट के लिए जो कि फॉरेंसिक साइंस में आई है, ठीक। तो क्लास को इतना ही रखता हूं, बाय बाय एंड टेक केयर।